आपने बताया बैचलर्स किया, मतलब बैचलर्स में ही आर्ट क्यों सिलेक्ट किया? एक व्यक्ति आता है, मेरे पापा को बताता है कि इसको बीएससी ना करा, फाइन आर्ट्स कराओ। क्या एक्सपोजर मिला आपको? एक्सपोजर तो इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी हमारा रहा है। आर्ट इंडस्ट्री ना बड़ी ही सब्जेक्टिव इंडस्ट्री है। सब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आर्टोजोन ये नाम कहाँ से आया? कि जवाब पे होना चाहिए कि भाई भूले ना। अभी तक आप लोगों का बिजनेस क्या रहा है? उसमें हमारे पास में 59-60 अराउंड आर्टिस्ट एड ऑन हुए थे। हमने उनको गैदरिंग दी थी कम से कम 10 से 12 हजार लोगों की। उसी दिन 48 वर्क सेल आउट कर दिए थे। सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही यूनिक है, मतलब कि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में दे जस्ट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप, एंड जो कि अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव स्टार्टअप है। आज का एपिसोड इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न भी जो इंडियन आर्ट इंडस्ट्री में दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो भी चीज़ें एक आर्टिस्ट को समझ में नहीं आती कि हाउ ही और शी कैन ग्रो। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है, बट दे डोंट नो कि उस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो हो सकते हैं, क्या स्कोप है। तो ये पॉडकास्ट आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बताने वाला है कि कैसे हम बीइंग एन आर्टिस्ट अपनी आर्ट को बना सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कैसे ले सकते हैं। ओके, सो ये जो आर्टिस्ट हैं इनका खुद का अपना प्लेटफॉर्म है आर्टोजोन, वेयर दे इनवाइट ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड वो वहाँ पे उनकी आर्ट सेल करते हैं। सो अगेन आप उनसे भी जुड़ सकते हैं और उनके इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मनीषा एंड सुमित। सो वेलकम सुमित, वेलकम मनीषा। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? सर बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। और अभी लाइक हम लोग मिले थे इन द यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। सो हाउ वाज द शो? सर इट वाज ग्रेट एक्चुअली। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है बेसिकली उसकी तरफ से। ओके, सो क्या एक्सपोजर मिला आपको? सर एक्सपोजर तो इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी हमारा रहा है, और बहुत मज़ा आया उसके अंदर। देखने को मिला कि कई सारी एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हो रहा है और हमारे स्टॉल पे लोग किस तरीके से आ रहे हैं और आर्ट वर्क को कितना प्यार दे रहे हैं, वो चाहे लोक कला हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, एक्स्ट्रा। ओके ग्रेट। सो जैसे कि अभी मैं सबको बता रहा था, है ना, तो कैसे आपने डिसाइड किया, क्या लाइफ में पहले हुआ कि आपने इस इंडस्ट्री में आने का विचार बनाया? अच्छा, आर्ट इंडस्ट्री अपने आप में क्रिएटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, एंड इंडिया में एज सच नहीं देखा जाता आर्ट इंडस्ट्री को एज अ लाइक कमर्शियल थिंग। मतलब इकोनॉमिक, अगर आपको कुछ कमाना है तो आर्ट इंडस्ट्री को ऐसे नहीं देखा जाता, लोग सिर्फ पैशन के लिए देखते हैं। तो आप दोनों का इस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई? तो बेसिकली मैंने जो अपना एजुकेशन किया हुआ है, मैंने अपना एजुकेशन बेसिकली बैचलर्स किया है फाइन आर्ट्स से। इससे पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी फाइन आर्ट्स के बारे में। मेरा मेन मोटिव था इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जाने का। तो मैंने जैसे ही फाइन आर्ट्स में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हमें। जैसे कि आप एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप अगर डिजिटली, आजकल तो डिजिटली लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं, आप एज अ इलस्ट्रेटर वर्क कर सकते हैं। तो मेरा इस वजह से आर्ट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पे। ओके, एंड सुमित आपका? सर मेरा भी बैचलर और मास्टर्स दोनों फाइन आर्ट्स में रहा है। बहुत ज़्यादा देखा है इस इंडस्ट्री को कि क्रिएशन बहुत ज़्यादा है और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो पाएगी। अच्छा, सो सुमित आपने बताया बैचलर्स किया, तो बैचलर्स से पहले भी कुछ सोचा होगा, मतलब बैचलर्स में ही आर्ट क्यों सेलेक्ट किया? पहली बात तो क्वेश्चन ये हो जाता है ना, क्योंकि इन जनरल लोग मोटिवेटेड नहीं होते उस तरफ जाने के लिए। कि आर्ट को एज अ पैशन फॉलो करे। तो आपको वहाँ वो किस तरीके से पैशन आया उस चीज़ का? मैंने बैचलर और मास्टर्स दोनों फाइन आर्ट्स में किया हुआ है। लेकिन इससे पहले जर्नी रही है कि 12th के बाद जो बीएससी बीए सभी करते हैं, तो मेरा भी बीएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरे यहाँ एक व्यक्ति आता है
और वो पापा को बताता है कि फाइन आर्ट्स का करियर बहुत अच्छा है। उसने आर्ट वर्क्स देखे मेरे, तो बोला कि फाइन आर्ट्स में सिलेक्शन, इसका मतलब एडमिशन करा दो। तो एडमिशन हुआ। उसके बाद जब मैं डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ चारों तरफ पेंटिंग है। और एक अलग सा एहसास, एक अलग सी खुशी वहाँ पे मिलती है। और तो लगता है कि हाँ, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और मुझे भी खुशी मिलेगी इस इंडस्ट्री में काम करने में। तो वहाँ से पहले दिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो एक माइंड में आया था कि इन बॉलों के ऊपर मेरी भी एक आर्टवर्क होना चाहिए। तो फिर 4 साल इस तरीके से निकले। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं पहले दिन इतना ज़्यादा खुश था इस इंडस्ट्री को लेकर कि हाँ, मैं इस पढ़ाई करूँगा। तो इस पढ़ाई के दौरान जो फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट डे मैं पूरी ड्रेसअप में, और बोलते ना कि कॉलेज के बंदे तो सिर्फ पंकी कपड़े पहन के, लेकिन मैं पूरी ड्रेसअप में टाई वाई लगाकर वहाँ पहुँचता हूँ। क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट क्लास में नहीं, मतलब हमारे यूनिफॉर्म से बेसिकली। तो ये बंदा सबसे पहला स्टूडेंट था जो सबसे पहले दिन यूनिफॉर्म में आया था। अच्छा। और कोई क्लास नहीं आएगा। तो ज्यादा पैशन आ गया। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं। जब टीचर अंदर आता है, हमारे प्रोफेसर हैं, वो अंदर आती हैं, तो देखती है कि पूरी क्लास में सर लगभग 40 से 50 बच्चे थे जो एडमिशन हुआ था। मैं एक ही बंदा था जो ड्रेसअप में आया। वो तो मतलब खुद ही देख के चौंक गई कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन ही बंदा ड्रेसअप पहन के आ रहा है। तो फिर उन्होंने खड़े करके कि ताली बजवाए कि भाई तुम अपना नाम बताओ, ये सब चीज़ें। फिर ताली बजवाई कि इसके लिए ताली बजाओ, ये करो। तो मतलब बहुत खुशी है मुझे कि मैं फाइन आर्ट किया हुआ, और आगे है जर्नी जो मैं तय करता हूँ। ओके, सो हम देखते हैं आर्ट इंडस्ट्री ना बड़ी ही सब्जेक्टिव इंडस्ट्री है। मतलब कि हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी पेंटिंग कितने की हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, अगर हम पेंटिंग देखते हैं तो हम उसकी कीमत भी डिसाइड नहीं कर पाते कि ये पेंटिंग 5,000 की है, 10,000 की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, करोड़ों की। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि मतलब सब्जेक्टिविटी को आप कैसे देखते हो? आर्ट्स में सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है अभी, क्योंकि सब्जेक्ट आर्ट में होगा तो ज़्यादा बेटर करेगा। क्योंकि जितने भी हमारे आर्टिस्ट रहे हैं अभी, हाँ, तो उन्होंने अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाया हुआ है। आप जिसको भी जानेंगे, जैसे M.F. हुसैन को आप नहीं जान पा रहे, लेकिन आप उनकी पेंटिंग से जानेंगे कि वो घोड़े बना रहे थे। हाँ, और अमृता सहगल को नहीं जान पा रहे तो आपको लगेगा कि यदि ये पेंटिंग है तो इसमें धुंधले धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे हैं, भुखमरी से रिलेटेड चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया उस समय भुखमरी में ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो आप समझ सकते हैं कि हमें सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस आर्टिस्ट को, उसके आर्टवर्क से पहचाना जाएगा कि वो आर्टिस्ट है, और उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि सब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है बेसिकली आर्ट को लेके। जैसे कि आपने अगर सुना हो तो एक पेंटिंग थी मियामी में सेल आउट हुई है। उसमें बेसिकली ये था कि उसने, जो आर्टिस्ट है, उसने बस डक्ट टेप से एक बनाना को टेप कर दिया कैनवस पे। तो उसको भी लोगों ने वो $1 मिलियन में शायद सेल आउट हुई है। तो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्ट वर्क बहुत तरह के हैं। अगर उसकी एक्चुअल रीच बढ़ानी है तो लोगों का भी माइंडसेट अलग अलग ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से आर्ट वर्क को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, सो मतलब आप बोल रहे हो कि जिस व्यक्ति ने या जिस आर्टिस्ट ने जो आर्ट बनाई है, अगर सेम उसकी फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति से मैच हो जाती है जो उसे परचेज करता है, तो इट कैन बी मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आर्टिस्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी कई सारे लोग इस तरीके का क्रिएटिविटी करते हैं कि उन्होंने एक खाली कैनवास लिया, उस पर एक बनाना चिपका दिया, डेट सेलो टेप से पेस्ट कर दिया। दूसरा बंदा आता है और कीमत लगाता है कि भाई मैं 14 करोड़ की खरीदूंगा, हाल खरीदता है, टेप को खींचता है, केले को छीलता है, खा जाता है। दोनों के नाम बढ़ गए कि भाई आपने 14 करोड़ का केला वहां खड़े होके खा लिया, तो आप भी पैसे वाले हैं, या फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप 14 करोड़ का केला भी खा सकते हैं। और एक दूसरा बंदा जिसकी आर्ट की वैल्यू बढ़ गई, तो इस तरीके की वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं आर्टिस्ट। पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है आर्ट इंडस्ट्री में, एज अ बायर भी और एज अ आर्टिस्ट जो सेल कर रहा है, जहाँ पे उनका एक मैच पे आते हैं, जहाँ पे तभी जाके एक आर्ट वर्क की वैल्यू बनती है वहाँ पे। सो अगर हम आर्टोजोन की बात करें, आर्टोजोन आपके दिमाग में ये नाम कहाँ से आया, एंड ये बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव कहाँ से आपको मिला? हाँ सर, मेरा मास्टर का लास्ट ईयर बचा था, सोचा था कि क्या करूँगा आगे। तो फिर देखा कि आर्ट इंडस्ट्री सबसे अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें मैंने खुद ही पैशनेट हो रहा हूँ। तो देखा कि लोकल आर्टिस्ट बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए।
आइडिया था यूनिवर्सिटी के पास में जाकर उनको पिच किया कि हम एक आर्ट इंडस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। वहाँ से बोला गया कि आप एक को फाउंडर को लेके आइए। अब को फाउंडर को लेके आना मतलब हर कोई वो बिजनेस में नहीं आना चाहता, सब चाहते हैं कि बस वो पढ़ते रहें, एक जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद पैसा आने लगे, खत्म। तो बिजनेस में जाना बहुत बड़ी बात, फिर केवल नॉर्मल को फाउंडर को ढूंढना कि जो मेरे साथ में लाइफ टाइम इस जर्नी को तय करेगा। 3 दिन नहीं सोया 3 दिन के बाद याद आता है कि मनीषा है, मेरी इससे कई बार बात हुई है कि हम एक बिजनेस कर सकते हैं आर्ट को इस तरीके से हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने ऐसी मजाक में इसको ऐसे आइडिया दिया कि हम क्या करते कि वैलेंटाइंस डे पे हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते कपल्स के लिए, जिसमें हम उनको बुकेज मतलब हैंडमेड चीज़ें बना के बेचेंगे। तो उसको ये चीज़ याद आई कि मनीषा ने मेरे साथ एक बार ऐसा सोचा था, आइडिया दिया था मुझे। और कभी हम भी फ्री होते थे ना तो मैंने फोन लगा दिया, कपड़े धो रही है, बात कर रही, हाँ शार्क टैंक देखा था ना, ये देखा था ना, हाँ इसमें ऐसे हो रहा था ना। अच्छा, तो मतलब यू हैव बिजनेस इंस्टिंक्ट अपने आप में। मतलब हमारा काफी दिमाग चलता था इन सब चीजों में। ओके, सो आर्टोजोन नाम कहाँ से, मतलब बड़ा यूनिक सा नाम लगता है, जैसे अमेजोन है ना, तो अमेजोन में A to Z है, तो आपको कहाँ से ये आइडिया आया? सर फिर मेरा को फाउंडर बना मनीषा, फिर झांसी आई, हमारे नाम सोचने के लिए बोला गया कि नाम क्या रखेंगे आप अपने बिजनेस का। बहुत सारे नाम सोचे। मेरी एक फ्रेंड भी है, मतलब क्लासमेट ही थी, तो वो भी हमारे साथ एड ऑन थी उस टाइम में। तो वो भी ढूंढ रही है, ये भी ढूंढ रही है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। हम लोगों ने कम से कम 100 200 नाम, लेकिन वो एक होता है ना कि जवाब पे होना चाहिए कि भाई भूले ना व्यक्ति। तो बहुत ढूंढने के बाद मैं सुबह जैसे उठा तो मन में सिर्फ दिन रात यही चलता था कि नाम सोचना है। उठा A to Z लिखा, मैंने कहा सारी A से लेकर Z तक मैं वर्ड लिखूंगा जो मेरे माइंड में आएंगे, उसमें से देखेंगे कौन सा अच्छा है। मैंने कहा यार इसमें R लगा दो ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आटोज बना। मैंने फ़ोन लगाया हल्के भाई आटोज नाम कैसा रहता है, क्योंकि A से लेकर Z हो गया, तो A से लेकर Z की हम सारी की सारी जहाँ जो इंडस्ट्री होगी उसको फॉलोअप करेंगे। तो आर्ट भी हो गया, A to Z भी हो गया। तो आर्ट को यदि आप ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो A से लेकर Z तक की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो मनीषा ने कहा इसको ऑटो जोन क्यों नहीं कर देते, ऑन लगा देते हैं, तो ऑटोज को जब ऑन करेंगे ना तो ऑटो जोन मिलेगा। तो ऐसा नाम क्रिएट हुआ। बड़ा यूनिक सा नाम है और बहुत अच्छा भी नाम है आर्टोजोन। सो आर्टोजोन बेसिकली कंसेप्ट क्या है और आप लोगों का इसको लेके विजन क्या है? सर अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोकली आर्टिस्ट जितना भी है फोक आर्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऑल इंडिया में जितनी भी फोक आर्ट्स हैं हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और जो आर्ट लवर हैं जो फोक आर्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि हमारे घर में फोक आर्ट की पेंटिंग्स हो या फोक आर्ट लवर हो, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से परचेस कर सकते हैं। और सारे के सारे जितने भी आर्ट वर्क क्रिएट किए गए हैं वो हमारे आर्टिस्ट हैं जो लोकली आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एजुकेशन भी नहीं लिया हुआ है, वो क्रिएट कर रहे हैं। और एज अ बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है। तो हमारे लोकली आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं हमारे लिए। तो बेसिकली मेरे हिसाब से हमारा जो मेन मोटिव है, पहली बात तो हमें जितने भी आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया उनके आर्टवर्क्स को एक प्लेटफॉर्म देना है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। हमें उसको ग्रो करना है। सेकेंडली हम चाहते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जो प्रोफेशनली आर्ट बना रहे हैं उनको हम कुछ ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड करें अपनी तरफ से जो हम जिस तरह से हमने अपनी एक आर्ट लाइन स्टार्ट की है शीट्स की, वो उसको यूज़ करें और जिससे उनके आर्ट वर्क में और एनहांसमेंट आए। बेसिकली ये हमारा सेकेंड मोटिव है। और थर्ड मोटिव ये है कि जैसे कि एक फॉर्मली एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है आर्टिस्ट के लिए। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी आप करवा सकते हो ऑनलाइन, और IAS इन सब की आपको मिल जाएगी आसानी से। तो हम इसमें भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें हम आर्टिस्ट को क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें वो थ्योरेटिकली भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं बेसिकली। ओके, सो क्या आर्टोजोन जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में?
सर ऑटोजोन जैसा प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, जो हम 3 वेरिएंट लेके आ रहे हैं, तीनों वेरिएंट एक ही में नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि आप अमेजोन देख लीजिए या फ्लिपकार्ट देख लीजिए, जब हम अंदर जाते हैं तो उसमें आपका पे का भी ऑप्शन आता है, OTT का भी ऑप्शन आता है, मटेरियल भी मिल जाता है, और आपको कुछ सीखना हो तो वो भी अवेलेबल हो जाए। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक। तो हम चाह रहे हैं कि आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ तो आप यदि आर्टिस्ट है तो आपको सारी चीज़ें, ओवरऑल सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, आपको कहीं और ना भटकना पड़े। बेसिकली अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो साइट्स हैं वो मटेरियल ही सेल कर रही हैं, और उसमें भी आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आर्ट मटेरियल सर्च आउट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। और अगर क्लासेस की बात करें तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लासेस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे दे रहे हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल जो दे भी रहे हैं वो है लोकल लोग, जो टीचर्स हैं वो पढ़ा देते हैं, जैसे तैयारी करवा देते हैं PhD और इन सब चीज़ों की। तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ मिल सके। तो हम ये प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ओके, सो इंडिया में क्या है ना, बड़ा मिसकंसेप्शन है टुवर्ड्स आर्ट कि आर्ट जो है पैसा नहीं देता। मतलब लाइक जो बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर हम इस इंडस्ट्री में देखते हैं तो बड़े आर्टिस्ट बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है, जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। बट जो आर्टिस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, या उसको बड़ा दिक्कत हो रही है मार्केट में आने में। तो इसमें ऐसा क्या है जो ऑटोजोन उनकी हेल्प कर रहा है? सर आर्टिस्ट की लाइफ को एनहेंस बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, लेकिन आपको बस सही वे मिलना चाहिए। तो ऑटोजोन प्रोवाइड करेगा आपको सही रास्ता दिखाने में। आप हमारे आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेट होंगे जो बड़े बड़े आर्टवर्क बनाते हैं और क्रिएट भी कर चुके हैं और बेच भी चुके हैं। तो हम ऐसे आर्टिस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और उन आर्टिस्ट के साथ में कनेक्ट कराते हैं जो बनना चाहते हैं उनकी तरह आर्टिस्ट। ओके, तो वो कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हम मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उनके वर्क को सेल आउट भी कर रहे हैं। 3 ऑप्शन में हम काम कर रहे हैं अभी। अब उसके बाद में हम अपने वेबसाइट के थ्रू आर्टिस्ट की जर्नी भी शेयर करेंगे आने वाले समय में, कि आर्टिस्ट की जर्नी किस तरीके से रही है, जीरो से हीरो कब कैसे वो पहुंचा है। तो इस जीरो से हीरो पहुंचने में उसको कितना वक्त लगा और कितना काम किया उन्होंने, और कभी कभी उनको होता था कि भाई खाने को तक नहीं मिलता था, लेकिन वो आर्ट बनाते थे। और तो ये सब सारी जर्नी हम पूरे ऑटोजोन में लेके आएंगे। और अभी हमारा 3 वेरिएंट है, जो मैंने बताया कि आप आर्ट वर्क सेल कर सकते हैं, आर्ट वर्क सीख सकते हैं, और हमसे बेस्ट क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी जैसे कि हम बात करें ऑटोजोन की, एंड आप लोग बड़ी कम एज में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, लोगों की मदद कर रहे हैं, एंड एनी हाउ उससे बहुत सारे लोग जो मेरे ख्याल से अपनी पेंटिंग्स को करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो अभी तक ऑटोजोन के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, या फिर आपने लोगों की किस तरीके से मदद करी है? सर ऑटोजोन 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 1 साल के बाद में हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें ऑटोजोन के अचीवमेंट मैं स्टार्ट करता हूँ शार्क टैंक से। तो शार्क टैंक का सीज़न 3 जो हमने अचीव कर लिया था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम होने की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। और फिर उसके बाद शार्क टैंक में आपने क्या, मतलब कैसे? बेसिकली शार्क टैंक का एक कैंपस वाला राउंड आया था जिसमें हमने अप्लाई किया था, और हमने उसमें जो 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेजेस मतलब टीवी पे आने से पहले के वो सारे हमने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद हमें गवर्नमेंट, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे DM हो गए, सिटी मैजिस्ट्रेट हो गए, और जितने भी लोग थे उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हमें प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जिसमें आर्ट वर्क, जहाँ पे अगर आप जाएंगे झांसी में तो आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पे हमारे बनाए हुए आर्ट वर्क्स लगे हुए हैं। जो लाइब्रेरी है मेन कचहरी पे बनी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे भी हमारे कुछ पेंटिंग सेल आउट हुए हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमने इंडिया एक्सपो मार्ट में
पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। ओके यस और अभी हमारा रिसेंटली जागृति ट्रेन यात्रा है बेसिकली, जिसमें कई तरह के बिजनेस के लोग आते हैं जहाँ पे वो अपने आइडिया शेयर करते हैं, तो हमारा उसका भी अभी प्रोसेस चल रहा है। ओके तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में आपने ऑलरेडी कर लिया है। यस ठीक है, और अभी तक आप लोगों का बिजनेस क्या रहा है? सर बिजनेस की बात करूँ तो सबसे पहले हमने जो इवेंट किया था ओपन आर्ट बाजार करके, उसमें हमारे पास में 59-60 अराउंड आर्टिस्ट एड ऑन हुए थे। ओके उसके बाद में हमने उनको गैदरिंग दी थी कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों की। ओके उसके बाद हमने उसी दिन सेम 1 डे का था वो पूरा इवेंट, 1 डे में कम से कम उनके पास हमने 48 वर्क सेल आउट कर दिए थे, वो ओनली 1 डे। ओके तो हमारे पास में फिर सिटी मजिस्ट्रेट सर को हमने बोला था कि हमारी इवेंट में आप आइएगा, तो वो जैसे ही आते हैं उन्होंने भी हमसे 3 वर्क परचेस करे। तो मैं ये देखता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो आर्ट को बहुत ज़्यादा पैशनेट मानती है और वो परचेस करना चाहती है, बस उन तक व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है और व्यक्ति तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोगों का आर्टवर्क उन तक पहुँचे और उनका आर्टवर्क हम तक पहुँचे, इस तरीके का क्रिएशन। और अभी जो एक्सपो मार्ट हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसमें भी हमने कम से कम 10 पेंटिंग्स जो बड़ी बड़ी हैं वो सेल आउट की हैं अपनी, और भी जितने भी आर्ट वर्क्स हम ले गए थे उसमें जो छोटे छोटे आर्ट वर्क्स थे वो ऑलमोस्ट 50 to 60 प्लस आर्ट वर्क्स हमने सेल आउट किए हैं। ओके सो मतलब लोगों को पेंटिंग्स पसंद आ रही हैं जो आप बताते कि लाइक फोक आर्ट आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। और कई सारे हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन भी आए थे जो जैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमारा अब आर्ट वर्क हमसे खरीद के, और कई सारे एक हमारे पास आए थे, वो शिकागो से आए थे बेसिकली। उन्होंने बोला था कि हम आपके साथ एक मीटअप करेंगे, उससे हमारा जो भी आर्ट वर्क होगा वो बाहर जाएगा। और कई सारे लोकल जो दिल्ली साइड के लोग हैं उन्होंने भी हमसे एक तरह से प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं जिससे हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। ग्रेट, मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों ने अभी तक बिजनेस कर चुके हैं। सो जैसे कि आप बता रहे हो आपने बिजनेस किया एंड यू आर टू यंग कि मतलब आप उस बिजनेस में एंटर हुए हो जो काफ़ी हम ये बोलेंगे उतना ज़्यादा कमर्शलाइज्ड नहीं है अभी इंडिया में, टू बी स्पेसिफिक उतना कमर्शलाइज नहीं है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था तो उसमें मैंने ये जाना कि ऑलमोस्ट दुनिया की 6 बड़ी आर्ट गैलरीज हैं जो पूरे वर्ल्ड का 75% बिजनेस संभालती हैं। ठीक है, सिर्फ 6 आर्ट गैलरीज एंड ऑल आर इधर इन यूरोप, चाइना और एक्सटेंडेड चाइना की हम बात करें जैसे हांगकांग की, तो यूरोप, हांगकांग एंड अमेरिका, इन 3 जगह पे ही वो आर्ट गैलरीज सेटल्ड है। इंडिया में एज सच बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हम कमर्शलाइज नहीं कर पाए आर्ट को। तो जो नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो लाइक अभी इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे कि वो इस इंडस्ट्री में आए या नहीं? सर इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लाइफ जर्नी रहेगी आने से पहले। तो आप यदि इस टाइम पीरियड में या फिर इस जर्नी में आगे आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक्सप्लोर करिए सबसे पहले कि आप किस मीडियम में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो आर्टवर्क क्रिएट करेंगे ना, पेंसिल भी हो सकता है, उसके बाद एक्रेलिक भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, एक्स्ट्रा जितने भी मीडियम्स होते हैं वो सब। तो आप पहले देखिए, रिसर्च करिए कि आपको किस में मज़ा आ रहा है, किस में काम करने का मौका मिल रहा है और वो लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको बना के रखना है तो फिर नहीं अच्छा रहेगा ये। तो कोशिश करिए कि पहले ये सब चीज़ें जानें और आपके आसपास यदि कोई कलाकार है या कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो पहले उससे सलाह लीजिए कि उसने कितने प्रॉब्लम फेस करे हैं या फिर उसको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं, वो आप कर सकते हैं कि नहीं। आप कर पा रहे हैं तो ज़रूर आइए, और ये बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा है भी। ओके,
ओके तो मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली ये है, अगर कोई आर्टिस्ट आना चाहता है इसमें, तो सबसे पहले तो आपको खुद में ये होना चाहिए कि एक्चुअल में आप ये पैशन फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई स्टडी वैसी नहीं है जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं। हाँ, डेफिनेटली बेसिकली तो इसमें आपको अगर बेसिकली वो पढ़ाई वाले फेज में जाना है तो कुछ नहीं करना आपको, आप सीधे स्टडी मटेरियल्स खरीदिए, एक कोर्स करिए और उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में एज अ आर्टिस्ट ग्रो करना है तो उसके लिए आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी जैसे कि आपको अपना पैशन पहले ढूंढना पड़ेगा कि आप किस स्टाइल में कंफर्टेबल है। आपको हर तरह के मीडियम्स ट्राई आउट करने पड़ेंगे, जो भी मीडियम्स आपको मिल रहा है वो सब ट्राई करिए। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं छोड़ना है जिसमें आपको लगे अरे नहीं इसको छोड़ दे रहा हूँ तो कोई मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको इस चीज़ों को ट्राई करने के लिए आपको कई जगहों पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट बदलना चाहिए एज अ आर्टिस्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्री होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से परे होना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप का आर्टवर्क इम्प्रूव हो गया है, आपने एक अपना स्टाइल ढूंढ लिया है, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको धीरे धीरे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपका कनेक्शन बनेगा, जो आपके आर्टवर्क्स की वैल्यू करेंगे। तो आपको वैसे लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा जिनसे आप अपना आर्टवर्क सेल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप स्टेप फॉलो करें तो आप बेशक एक बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकते हैं। सो जैसे आपने भी बताया ना कि लोगों को मिलना चाहिए, लाइक एक्सपोजर, एक दूसरे से मिलना चाहिए, अपना कनेक्शंस बिल्डअप करने चाहिए एंड और सोशलाइज होना चाहिए। तो सबसे बड़ा इशू पता है क्या है जो मैं देखता हूँ कि लोग ना अभी आर्ट को सिर्फ ऐसे लेते हैं कि यार मैंने एक आर्ट बनाई और वो अपने आप बिक जाए, ठीक है। वो अपने अंदर ये नहीं सोचते कि मैं एक सेल्समैन भी होना चाहिए, ठीक है। आपने भाई प्रोडक्ट बनाया है तो उसके जो सबसे पहला सेल्समैन है वो आप खुद हो। तो इशू मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि लोग शायद ये चीज समझ नहीं पा रहे कि वो आर्टिस्ट के साथ साथ उन्हें एक सेल्स पर्सन भी होना पड़ेगा। ये बात तो सही कही सर आपने। तो मैंने भी जैसे देखा है, मैंने फाइन आर्ट्स किया है जैसे, तो मैं भी पहले इतना नहीं इन्वॉल्व होती थी जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट इतना लोगों से नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि अगर एक्चुअल में मुझे कुछ करना है तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगी, वहीं पे जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और मैं दूसरों के अकॉर्डिंग चलने शुरू कर दूंगी। अपने कंफर्ट जोन से अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगी, तो अगर एक्चुअली में आपको अपने लिए कुछ करना है तो आपको लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। हाँ, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, आप कुछ गलतियाँ करेंगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कुछ करना है अपने लिए तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। सब मैं बात करूं कि इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट के जितने भी होते हैं वहाँ पर क्रिएट करना जरूर सिखाया जाता है। हाँ। ओके, स्टडी करना जरूर सिखाया जाता है, कभी बेचना नहीं सिखाया जाता। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मतलब बोलने की कोशिश करूंगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट है प्लीज़ उनको, जितने भी आर्टिस्ट बन रहे हैं उनको बेचना भी सिखाइए, ना कि टीचर बनना ओनली। हाँ, मतलब क्योंकि देखो ऑफ कोर्स ये बात है ना, आपने प्रोडक्ट बना लिया। हाँ। मैं जैसे बोलता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसको पता पड़ा, ठीक है। तो आपने आर्ट बना लिया, आपके घर में रखी, वो सड़ रही है, उसका कुछ फायदा नहीं। बट अनटिल अनलेस उसे आप बाहर लेके ना निकलो तो उसका कुछ मतलब यूटिलाइज नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये भी है कि जैसे कि और सारे जितने भी मतलब वो हैं पढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे बीटेक हुआ और नीट वीट का लेके हुआ, तो उसमें क्या होता है बेसिकली लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। हाँ। जिसमें उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ऑन ऑफिस, कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ काम करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है एज अ आर्ट स्टूडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। पर मैं आर्ट को ऐसा भी देखता हूँ ना कि आर्ट सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं करता, आर्ट बेसिकली हर एक वो व्यक्ति करता है जिसको पैशन है या फिर जिसका मन कर रहा है। तो एनी हाउ उनके पास ये नॉलेज बिल्कुल नहीं है। सर, आर्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट को ही वैल्यू दे रही है,
हाँ जैसे कि सिंगर होता है ना, वो गाना गाता है, डांसर होता है डांस करता है, तो आर्टिस्ट अकेले में बैठकर अपने मन की भड़ास बोल लीजिए या मन का प्रेम बोल लीजिए, वो कैनवास पर उतारना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो आर्टिस्ट की जिंदगी एक म्यूजिशियन जैसी भी है, ओके, एक डांसर जैसी भी है, और क्या बोलते खुद के अंदर के दुखों को वो कैनवास पे उतार रहा है कलर के फॉर्म में। यदि वो दुखी है तो वो ब्लैक यूज कर रहा है, और वो खुश है तो येलो वाइब्रेंट कलर जितने भी होते हैं वो यूज कर रहा है। ओके, तो उनको कैनवास पे बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आर्टिस्ट है सिर्फ वो एक ही डिजाइन बना लेगा बिक जाएगा। ओके, उसको कई सारी डिजाइन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उसको वैल्यू जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका आर्टवर्क जरूर सेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको पता नहीं सर कि कितना पैसा मिल सकता है उसके आर्टवर्क की वैल्यू का। सो जैसे कि आप बता रहे हो कि आर्टिस्ट लोग अपने यहाँ से घर से स्टार्ट कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि देखो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि लोग अपने आर्ट वर्क को सेल कर सकें, तो आप लोग क्या सजेशन दोगे या कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ कि कोई व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में एंटर होना स्टार्ट कर रहा है, अभी जस्ट अभी एंटर हुआ है, ठीक है, उसको कुछ ही समय हुआ है, तो वो अपनी इस जर्नी को आगे तक कैसे लेकर जाए? सर उसको जर्नी यदि आर्ट की तय करनी है तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि स्केचिंग से स्टार्ट करे, पेंसिल का यूज़ करे, पेंसिल और पेपर ले, कहीं भी बैठे किसी को भी ड्रॉ करे, कुछ भी ड्रॉ करे, बस ड्रॉ करे। ओके, सबसे पहला ये, यदि उसकी स्केचिंग मस्ट हो गई तो आर्ट वर्क वो अच्छे से अच्छा क्रिएट कर पाएगा। ओके, तो स्केचिंग हो गया, फिर उसके बाद में देखो कि भाई और भी मीडियम्स हैं, तो स्केचिंग के बाद में कोलाज हो गया, इंक हो गया, एक्रिलिक कलर हो गया, एक्स्ट्रा जितने भी हैं उन सबको यूज़ करो। फिर आगे का देखो कि मैं किस सब्जेक्ट में काम कर सकता हूँ, मुझे किस सब्जेक्ट से प्रेम है। ओके, तो कैनवास सब्जेक्ट बोले तो कि मीडियम, बेसिकली मीडियम तो जैसे कि सब्जेक्ट का मतलब एक विषय मतलब कि आपको नारी सौंदर्य में प्रेम है, कि आपको घोड़ों में प्रेम है, आपको एक लैंप बनाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट है। हाँ, तो ये सब जैसे आप लैंडस्केप बनाना पसंद करते हो, कि कोई स्टिल लाइफ बनाना पसंद करता है, कोई स्कल्पचर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कोई एब्स्ट्रैक्ट जैसे में इंटरेस्ट मैं बात करूं कि एक फूल का मैं नाम लेता हूं, जैसे कि फ्लावर बोला मैंने, तो उसमें कितने सारे फ्लावर्स आ गए, लेकिन फ्लावर्स में भी एक फ्लावर मतलब या रोज या फिर लिली या फिर जो भी एक्स्ट्रा जो आपको पसंद, तो वो उसका सब्जेक्ट स्टाइल बनेगा, जिससे उसके सिग्नेचर भी नहीं होंगे उस पेंटिंग के अंदर, तब भी लोग जान पाएंगे उसको कि भाई ये उस बंदे की पेंटिंग है। स्टेप्स की बात करूं तो स्केचिंग स्टार्ट करो, उसके बाद में आगे देखो कि कलर फॉर्म में, उसके बाद जाओ भाई इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन लेना चाहते हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो करो। उसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर में सब कुछ सिखाया जाएगा, सेकेंड ईयर से आपका अलग अलग पैशन हो जाएगा। आपको यदि डिजिटल आर्ट आती है तो आप डिजिटल आर्ट में जाइए, अप्लाइड में जाइए, और आपको हैंड ड्राइंग करनी है कि पेंटिंग वगैरह बनानी है तो आप पेंटिंग में जाइए। तो फिर आगे की जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती जाएगी, और मास्टर में आपको आएंगे तो आपको एक नया क्रिएशन मिलेगा, और फिर आगे बढ़ते जाइए। तो मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक्चुअल में लगना चाहिए कि हाँ, आप आर्ट को एज अ पैशन नहीं, एज अ सोर्स ऑफ इनकम, या फिर दोनों कह सकते, दोनों को फॉलो करना चाहते हैं। ओके, तो इसके दो तरीके हैं, इसके बाद भी दो तरीके आते हैं अगर आप आर्ट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो। या तो आप फॉर्मल एजुकेशन लीजिए, आप बैचलर्स करिए, उसमें भी कई तरह के अलग अलग स्ट्रीम्स जाते हैं आर्ट इंडस्ट्री में भी। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग ये तो आप जो बता रहे हो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग, ये तो कोई भी व्यक्ति तभी मेरे ख्याल से जा सकता है जब उसने थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन लिया हो। मतलब वही स्टार्टिंग की बोल रही हूँ, मतलब अगर आपको और आर्ट फील्ड को एक्सप्लोर करना है, अगर इन सेंस में जाना है, और अगर आप पर्टिकुलर आर्ट मतलब पेंटिंग में ही जाना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेनी है तो आपको खुद ब खुद अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि उसके बाद क्या करना है आपको। बेसिकली उसके बाद आपको कई तरह के जो गैलरीज होती हैं
अपने आर्ट वर्क्स को जाके उन तक अप्रोच करना है जिन लोगों को आर्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट होता है। जैसे कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, तो आप उन पे जाके अपने आर्ट वर्क्स को डालेंगे। आप सोशल मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं, आप अपना आर्ट वर्क वहाँ पे भी शोकेस कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा स्टेप बन सकता है आपके लिए। और फिर फोर्थ एंड फाइनल यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस जर्नी के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बेसिकली, अगर आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ओके, सो अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि बीइंग एन आर्टिस्ट आप लोगों को कई बार एक्सपोजर मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि आपके जो लोकल डीएम्स थे उन्होंने आपको काफ़ी काम दिया, ठीक है, और कुछ आपने बताया कि कचहरी वगैरह में भी जो लाइब्रेरीज है वहाँ पे आपकी पेंटिंग लगी हुई है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो व्हाट इज द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स आर्ट नाउअडेज? तो बेसिकली अभी जितना मैंने देखा है कि पहले मतलब हम लोग तो अभी काफ़ी नए नए हैं इस इंडस्ट्री में। स्टार्टिंग में ये था कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इंडियन आर्ट को लेके। तो अब जो हमारे टाइम में मैंने देखा, और पहले ज़्यादातर एजुकेशन भी अगर ज़्यादा देखी जाए, जो भी करियर ऑप्शंस होते थे उनमें ज़्यादातर आप या तो ज़्यादा लोग बीटेक करवाते थे, वही बचपन के सपने, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए। हाँ। मैंने अपने भाइयों तक को देखा है कि उनके टाइम तक यही चल रहा था। खास करके वो 3 इडियट्स मूवी जब आई थी तब से वो और ज़्यादा वो हो गया था कि सबको इंजीनियरिंग ही करनी है। और मैंने खुद भी देखा है, एज 12th में भी मैंने आर्ट्स ही ऑप्ट किया था, तो मैंने उसमें भी देखा है कि लोगों ने ज़्यादातर उसी को ही ऑप्शन में रखा। तो अब क्या हुआ कि जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी आई है 2014 में, उसमें जितने भी आर्ट वर्क्स हैं, लोकल आर्ट वर्क्स जो फोक आर्ट वर्क्स है, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ही उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। जैसे कि जितने भी फॉरेन से आते हैं, जो भी मिनिस्टर्स आते हैं या प्रेसिडेंट हुए, उन तक भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उनको ऐसे ऐसे आर्ट वर्क्स गिफ्ट किए हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में भी इसके बारे में पता चला है कि हमारे यहाँ भी ऐसी आर्ट वर्क होती है। बेसिकली फोक आर्ट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया है। और कई जगहों पे उन गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट मिलता है, उनके जो हैंडीक्राफ्ट वर्क होते हैं, हैंड पेंटेड वर्क होते हैं, उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाया हुआ है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे ही हम जो लोकल आर्टिस्ट है उनके लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें जो आर्टिस्ट है उनका एक पर्सनल कार्ड बनता है, जिसके बेसिस पे वो किसी भी जगह पे जाएंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। मैंने भी सुना, नाम क्या नाम है उस कार्ड का? सर आर्टिशन कार्ड नाम है उसका। अच्छा, आर्टिशन कार्ड। तो आर्टिशन कार्ड एक ऐसा, अगर आप उसका आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, एक प्रोसेस होती है आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए, आपके आर्ट वर्क को प्रेसिडेंटल अवार्ड तक मिल जाएगा, तो आपके लिए वो एज अ इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। जैसे स्टेट लेवल पे अगर आपका आर्ट वर्क सेलेक्ट होता है तो आपको एक अमाउंट मिलती है, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे आपको और अच्छा अमाउंट मिलता है। आपके आर्ट वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है। और जो आर्टिस्ट का सिलेक्शन होता है इसमें, उनको जितने भी आर्ट फेयर्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आर्ट गैलरीज है, जो भी है, उसमें उनको फ्री एंट्री हो जाती है। बेसिकली ये है। और आपको जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके बारे में भी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस आते रहते कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये आर्ट फेयर हो रहा है, ये आर्ट एक्सपो हो रहा है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है। ओके। तो गवर्नमेंट जो है आर्टिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी स्मार्ट सिटी बन रही हैं या फिर सिटियों को पेंट करने वाली बात आती है तो पूरे में फोक आर्ट बना दी जाती है। ओके। हाँ। और सारे के सारे लोकल आर्टिस्ट को लगा दिया जाता है कि भाई आप यदि जहाँ का भी आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप आइए हमारी वॉल्स पे और क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, उनको अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जा रहा है। और मैं अपनी झांसी की बात करूँ तो हमारे पूरे झांसी वो क्या बोलते जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन,
पूरे पे आर्ट वर्क क्रिएट किया है हमारे इंस्टीट्यूट ने। हाँ, मतलब मैंने भी देखा, जैसे अगर हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, दिल्ली में है, और कोई से भी फॉर दैट से किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप किसी भी बस स्टैंड पे जाओ या मेट्रो पिलर्स पे आप देख लो, तो एवरीवेयर यू कैन सी द आर्ट। और कई जगहों पे ऐसा है कि फोक आर्ट्स को काफी प्रमोट किया जा रहा है। सर काफ़ी जगहों पे नहीं, मैं तो कहता हूँ ओवरऑल जगहों पे फोक आर्ट्स को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, फोकस है। उसके बाद में जब ये सब हो जाता है तो हमारे जितने भी फॉरेन कंट्रीज से गेस्ट आते हैं वो सब देखते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है आर्ट को लेकर उनके नज़रों में। तो फिर वैल्यू बढ़ने के बाद में उनको समझ में आता है कि यहाँ के आर्ट है वो अलग अलग भाषाओं पे, जैसे कि हम 4 कदम चलते हैं तो हमारी भाषा चेंज हो रही है। हाँ। 4 कदम चल रहे हैं तो हमारे कपड़े चेंज हो जा रहे हैं, तो हम 4 कदम चल रहे हैं तो हमारे आर्ट वर्क भी चेंज हो रहे हैं फोक आर्ट में। या फिर हैंडीक्राफ्ट में देख लीजिए, कहीं पे बांस से क्रिएटिविटी की जा रही है, तो कहीं पे सिर्फ बांस का यूज करके ही आर्ट वर्क क्रिएट किया जा रहा है। exactly. है ना सर, खरीज रंगों का यूज किया जा रहा है। हमारे बुंदेलखंड में चितेरी सबसे ज्यादा फेमस आर्ट होता है। तो इस तरीके का क्रिएशन बहुत ज्यादा हमारे जो लोकली आर्टिस्ट है बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ आए थे इंटरनेशनल ट्रेड शो में, तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कॉर्नर बना रखा था जो सिर्फ डेडिकेटेड था इंडिया के आर्ट को लेके, जहाँ पे हमने वुडन आर्ट वर्क्स देखे जो वुड पे कार्विंग करके फिर उसको पेंट करके उसमें मतलब गॉड्स और गॉडेसेस और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बना के रखी थी। एक और था उसमें क्या कहते हैं कारीगरी दिखाई जा रही थी। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से कई तरह के आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिल रहा है बेसिकली। बिल्कुल सही। अच्छा, फ्यूचर आर्टिस्ट, ठीक है, जो अभी आ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया है, या फिर कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों के मन में, जैसे मैं खुद एक, मतलब मुझे भी काफ़ी पसंद था आर्ट। आई हैव फाइन आर्ट्स इन माई 12th या 11th जब भी था, मतलब तो आई हैव फाइन आर्ट्स इन माई स्कूल्स, तो मेरे को भी बहुत पसंद था। बट वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि हमारे पास ये, हमको ये नहीं पता कि यार आर्ट के बाद चलो मैंने आर्ट कर ली, मेरी पेंटिंग अच्छी होगी, मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मतलब अपने गुजर बसर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कमा कैसे सकता हूँ। तो जो नए लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग बेचारे चाहते हैं कि हम इसमें एंटर हों आर्ट इंडस्ट्री में या फिर पेंटिंग करें, तो उनको आप क्या राय दोगे कि वो क्या चीज़ करें ताकि वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सके? हाँ सर, सक्सेसफुल आर्टिस्ट यदि फ्रीलांसिंग करेंगे ना, आपने चलिए स्टडी कर लिए, स्टडी के बाद में हमें सिर्फ सिखाया जाता है कि भाई बैचलर कर लो, मास्टर कर लो, हाँ नेट GRF कर लो, उसमें GRF करने के बाद में आराम से तुम एक टीचिंग की जॉब ले लो और 30-40 हज़ार रुपये तुम्हारी जिम में आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो हमारे कई सारे सीनियर्स है सर कि वो फ्रीलांसिंग है। ओके, वो 30-40 हज़ार सिर्फ एक बार में कमाते हैं, मतलब एक बार में होता है 2-3 दिन में। ओके। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ टीचर बनिए, हमारे यहाँ पे कई सारी जॉब्स हैं, सिर्फ टीचर की नहीं है, क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर की भी है। सबसे ज़्यादा पैसा आर्ट डायरेक्टर का होता है। आर्ट डायरेक्टर मतलब कैसे? आर्ट डायरेक्टर सर जितना भी फिल्म का स्टूडियो बनाया जाता है, तो फिल्म का जो स्टूडियो क्रिएट किया जाता है वो आर्ट डायरेक्टर ही करता है। वो भी ऐसा नहीं कि वो खुद जा रहा है और क्रिएट कर रहा है, ये नहीं, मतलब वो स्केच करता है कि पूरा का पूरा स्टूडियो या फिर वो घर बनना है तो किस तरीके से बनना है, पीछे जो बैकग्राउंड दिखाई देगा वो किस तरीके। अब तो AI और इस सब चीज़ों का ज़माना आ गया है, तो तब भी पूरे सेट्स बनाए जाते हैं। आप देखते हैं जैसे कि कपिल शर्मा का शो हो गया या फिर डांस प्लस का हो गया, वो सब क्रिएट किए गए होते हैं। जैसे अभी हमने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग टाइप की खड़ी कर दी है उन्होंने 2-3 दिन में प्लाई बोर्ड्स की। तो ये सब क्रिएट जो करता है ना वो आर्ट डायरेक्टर ही करता। और फिर आते हैं फैशन डिजाइनर पे, जो फैशन डिजाइनिंग कर सकता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकता है। हमारे पास में कई सारी जॉब्स होती हैं। हाँ, फ्रीलांसिंग करना चाहे तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, बहुत पैसा है सब चीज़ों में। बट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आर्टिस्ट को कि वो बाहर निकलना नहीं चाह रहा। मैं कहूँगा कि भाई बाहर निकलो और बाहर निकल के एक्सप्लोर करो, लोगों से बात करो। लोगों से बात करोगे तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि दुनिया में क्या है। हाँ, तो उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करो, चाहे वो आर्ट गैलरी हो, उनको अप्रोच करो कि भाई हमारे पास में इतना सारा वर्क है जिसमें से आप कुछ वर्क हमारे सेलेक्ट कर सकें तो करिए। लोग सबसे पहले सर प्रॉब्लम यही है कि डर रहे हैं कि उन्होंने नेगेटिविटी दे दी कि भाई तुम्हारा वर्क बेकार है, तो वो वहीं दुखी हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। तो ऐसा मत करो, क्रिएट करते रहो,
एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। बस आपको लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके तो और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप आर्ट को एज अ पैशन या एज अ करियर फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली आई नो, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ आर्ट वर्क को वो करते हुए भी दिखा देते हैं ना सोशल मीडिया पे, पीपल गिव देम ऑर्डर्स। हाँ अभी एक्चुअली हमारे पास अभी हमारे जो ये चल रहा था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसमें हमारा एक आर्टिस्ट है जो हमारे साथ आया था, वो स्केचेस बनाता है बेसिकली। तो उसने एक स्केच बनाई थी एक मूवी की, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसने वो कपल की स्केच बनाई थी मूवी में जो है। तो एक बंदा आया, उसको इतनी पसंद आई, उसको वो फिल्म पसंद थी, उसकी वजह से उसने वो स्केच खरीद लिया। ओके और वो भी जो भी प्राइस उसने बोला उस प्राइस में। तो बेसिकली ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाए, और उसका एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे उसका एंगेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है अभी, उसके मतलब लाइक्स पता नहीं कहाँ कहाँ से लाइक्स आ रहे हैं उसके। और एक और उसने स्केच बनाया था किसी फेमस सिंगर का बनाया था, तो उसकी वजह से एक और बंदे ने बोला था भाई मुझे ये पेंटिंग तुम दे दो, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी एक हमारे साथ जो आए थे आर्टिस्ट, वो अभी 12th में है वो बेचारा, तो उसका आर्टवर्क 4000 से ऊपर में बिका हुआ है बेसिकली। तो मुझे लगता है अगर आप आर्ट को एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ पकड़नी पड़ेगी, चाहे आप सोशल मीडिया पे जाओ, चाहे वहाँ पे आप आर्टवर्क्स क्रिएट करो, चाहे आप हमारे पास आएंगे तो हम भी आपकी बहुत पूरी तरीके से हेल्प करेंगे गाइड करने में कि आपको किस तरह से आर्टवर्क बनानी चाहिए। ये तो देखो प्रॉब्लम ही यही ना, हाँ, कि आप बता रहे हो कि वो आपके पास आए, पर बंदे को यही नहीं पता कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मतलब मेरा क्या पैशन है, मैं किस फोर्टे में अच्छा हूँ। मान लो कि वो ऑयल पेस्टल कलर्स में अच्छा है, या फिर मान लो वाटर कलर्स में अच्छा है, या स्केच में अच्छा है। तो लोग क्या है कि वो करते हैं, उनकी आर्ट अच्छी है, बट वो क्या हो रहा है कि वो यही नहीं जान पा रहे हैं कि यार इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, या फिर मैं इस इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। तो वो इसलिए इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाह रहे। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी तो फिर हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगी। किसी भी आप चाहे आप कोई पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको नहीं पता ना आप आगे चल के क्या कई लोग इंजीनियरिंग करते करते पता चला किसी और जॉब में पहुंच जाते हैं। तो अनसर्टेनिटी तो हर जॉब में है, हर जगह, लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हो। आपको ट्राई करना ही पड़ेगा हर आर्ट मीडियम में जाके, और अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप ग्रो करोगे। तो बेसिकली अगर आपको आर्ट एज अ कैरियर चूज़ करना, तो आजकल तो बहुत ऑप्शन है। पहले तो ऑप्शंस नहीं होते थे लोगों के पास, आजकल इतना ज़्यादा एक्सपोजर, और आजकल एक्चुअल में लोग आर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे मैंने बताया, आप नॉर्मल डूडलिंग भी कर देंगे अगर आप अपने कैलेंडर्स भी निकाल लो डूडल करके, 12 महीने के आप कैलेंडर्स निकालो, प्रिंट्स बेच, तो बहुत आसान है आजकल आर्ट वर्क को सेल करना। ओके हाँ सर, सब प्रिंट का जैसे मनीषा ने बात किया, तो हमारे एक आर्टिस्ट हैं, तो बंगाल शैली में काम करते हैं, सारे का सारा 18 जो महाविद्यालय होती हैं उन पर वर्क करते हैं। ओके, तो वो पूरी स्टडी करते हैं महाविद्यालयों की, फिर उसको एक फॉर्म देते हैं। तो जब हमने एक्सपो मार्ट में वो 6 वर्क प्रेजेंट करे थे, उनके 18 तो नहीं करे थे, वहाँ पे 6 वर्क प्रेजेंट करने के बाद में लोगों ने बोला हमें इसको परचेस करना है। ओके, लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुके थे। तो हमने बोला कि हम 10 आपको प्रिंट अवेलेबल करा सकते हैं, ऑल इंडिया हम सिर्फ 10 ही कराते हैं, इसके बाद में कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं प्रिंट खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो लोग इतने पैशनेट हैं कि भाई ओरिजिनल वर्क तो खरीद ही रहे हैं, प्रिंट भी खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँगा कि भाई तुम क्रिएट करो, खरीदने के लिए हर कोई तैयार होगा। ओके, तो बेसिकली जैसे इसने कहा कि आप प्रिंट्स भी अवेलेबल करवा सकते हो, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप पेंसिल उठाओ, पेंसिल से कुछ भी बनाओ जो भी आपको आ रहा है, और धीमे धीमे आप अपने अंदर पेंसिल से स्केचिंग शुरू करो। फिर आप कोई मीडियम पकड़ो, वाटर कलर पकड़ो या एक्रेलिक पकड़ो, आप सब जगह ट्राई करो। अगर आपको आर्ट इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आपको बेसिक से शुरू करते हुए हर जगह ट्राई करना पड़ेगा, तब
कहीं ना कहीं जाके आपको अपना मीडियम मिलेगा, अपना स्टाइल मिलेगा। बिना ट्राई किए कुछ नहीं हो सकता। सो हम जैसे आप लोगों ने बताया ना कि फ्यूचर जनरेशन जो है या फिर कोई भी व्यक्ति जो एंटर होना चाहता है वो बहुत इजीली एंटर हो सकता है। अब देखो टूवर्ड्स आर्ट अगर हम जाते हैं, हम देखते हैं आर्ट को, तो आर्ट में ना बहुत बार ऐसे चलता है कि आर्ट जो फील्ड है उसमें करप्शन बहुत है, ठीक है, उसमें स्कैम्स बहुत हैं कि लोग इसको ना इन जनरल क्या होता है, इंडिया में आर्ट को एज अ आर्ट नहीं देखा गया या पेंटिंग्स को एज अ आर्ट नहीं देखा गया, उसको एज अ सोर्स ऑफ करप्शन देखा गया, ठीक है। बहुत सारे तरीके से आर्ट का यूटिलाइज किया जाता है या पेंटिंग्स का यूटिलाइज किया जाता है करप्शन करने में। तो उस चीज को मतलब आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है मार्केट में कि चलता है? मैंने देखा कि जिसके पास बहुत पैसा है ना तो वो इन्वेस्ट कर रहा है पेंटिंग में। क्या किस वजह से कर रहा है कि वो टैक्स से बच सके। ओके। तो टैक्स से बचने के लिए पेंटिंग परचेस कर रहा है। तो जब आर्टिस्ट यदि इस फील्ड में उतरेगा तो कोई ना कोई उसकी पेंटिंग परचेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, तो स्कैम तो हर जगह पे होगा। ओके। जैसे आपका कभी कभी होता है कि आर्टिस्ट आर्टवर्क क्रिएट कर रहा है, हाँ ओके, फिर उसने सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट कर दिया और सोशल मीडिया से किसी ने लिया और कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद अपने सिग्नेचर स्टाइल बना के सेल आउट कर दिया। ओके। अब जो बंदे ने एक्चुअल में उस आर्टवर्क को क्रिएट किया था तो उसकी वैल्यू कहाँ हो गई, खत्म हो गई, और वो बंदा और उससे आगे बढ़ गया कॉपी करके। तो स्कैम तो भाई हर जगह होने वाला है। ओके, चाहे आप आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हो फिर सेल आउट क्यों ना कर रहे हो। तो पता नहीं मैंने हमारे यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं सुमन मैम करके, ओके, तो उन्होंने पूरी एक साड़ी पर दिन भर बैठ के, मतलब कई दिनों तक उन्होंने बैठ के उस पर क्रिएट किया आर्टवर्क। मधुबनी में काम करती हैं वो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने वो 15,000 की साड़ी बेचना, उन्होंने सोचा कि मेरी वैल्यू 15,000 की होना चाहिए क्योंकि मैं दिन भर बैठ के उस पर काम कर रही हूँ कम से कम 1-1.5 महीने तक। कोई बंदा आता है और 3-4 हज़ार रुपये देता है और बोलता है कि ठीक है मैं 15,000 आपका पे करूंगा, आप मुझे अभी साड़ी दे दीजिए, और वो लेके चला जाता। ओके। आज तक नाम निशान नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों से भाई बचो जितना हो सके और कोशिश करो कि स्कैम तो हर जगह है, बस तुम बच के काम करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। ओके। तो बेसिकली जैसे सुमित ने बताया कि कई लोग जिस तरह से अपने पैसे को बचाने के लिए या उसको वो करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में ख़रीद लेते हैं जिनके पास पैसा है, और क्या कहते हैं इसी तरीके से कई लोग आर्टवर्क्स परचेज कर लेते हैं जिसका कोई भी पता नहीं होता है, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं होता है, उसके बायर्स नहीं पता होता कि बाय किसने किया है और वो पेंटिंग एक्चुअली में कहाँ पड़ी हुई है। एक तरह से ऐसा भी होता है और एक तरह से ऐसा भी होता है कि कई लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका चार्जेस लेते हैं, वो अपने आर्टिस्ट से भी चार्जेस लेते हैं और आने वाले लोगों से भी चार्जेस लेते हैं, और उसके बाद जो उनका प्रॉफिट होता है वो आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचता है। वो मतलब आर्टिस्ट उसमें आता है, उसका जो एक्चुअल मतलब वो दिखावा एक तरीके से हो जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ करवा दी और बस हो गया, उसके बाद काम ख़त्म, उसके बाद आर्टिस्ट को मिले चाहे ना मिले कुछ भी। तो इस तरह से भी होता है करप्शन। और सर इंडियन आर्ट गैलरी है, वो यदि किसी आर्टिस्ट का वर्क अपनी गैलरी में रख रहे हैं, ओके, तो वो फॉर्म फिलअप पहले ही करा लेते कि भाई तुम अपना आर्टवर्क हमारी गैलरी के सिवा कहीं नहीं बेचोगे। ओके। हाँ, तो ये उन्होंने सिग्नेचर करा लिया। अब आर्टिस्ट जैसे उन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट करा लिया, 5 साल तक उनके लिए ही क्रिएट करेगा आर्टवर्क, उसके बाद वो फिर 5 साल के बाद देखा जाएगा कि आगे वो क्या कर रहा है, तो जितना भी वर्क क्रिएट करेगा वो उस आर्ट गैलरी को देगा। तो वो तो ऐसे तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी तो ब्रेक कर सकते हैं। नहीं सर, वो पता नहीं कि क्या क्या करते हैं फिर तो उनका जो प्रमोशन होगा ना आर्टिस्ट का कि भाई उनको आर्टिस्ट बन के जो वैल्यू दिला रहे हैं वो गैलरी, हाँ, तो वो हमेशा के लिए काट देते हैं। और बेसिकली अभी हमारे पास मेरे पास एक आए थे, उन्होंने मुझे ये बोला था, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो में उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जैसे उन्होंने एक आर्टवर्क देखा वो 1500 के अराउंड की थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये मुझे तो अच्छी लग रही है लेकिन मुझे इसका मास प्रोडक्शन चाहिए। ओके।
और उनका ये मैंने बोला सर ये मास प्रोडक्शन वाली चीज़ नहीं है, ये वन पीस है, आप इसको एज अ वन पीस खरीद सकते हो, पर मैं इसका मास प्रोडक्शन नहीं करवा सकती। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ भी आर्टिस्ट हैं, वो मुझे बना के देते हैं, वो जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं, धीमे धीमे उनका स्पीड बढ़ जाता है, तो वो क्या कहते हैं 1500 की चीज़ मुझे 400-500 में भी दे देते हैं। ओके, तो इस तरह से भी लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। दिस इज द इशू इन इंडिया कि वो आर्ट को एज अ आर्ट नहीं देखते, वो आर्ट को सिर्फ ऐसे देखते कि इसको कमर्शियलाइज कैसे किया जा सके, या इसको बस सस्ते से सस्ते में कैसे बेचा जा सके। नहीं सर, सस्ते में बेचा नहीं जा सकते, सस्ते में वो परचेज कैसे कर सके, बेचेंगे वो महंगे। महंगे भी क्या, फिर वो उसको एज अ मतलब सिर्फ ऐसे बिकेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया बेसिकली उसमें कि वो आर्टिस्ट से सस्ते में खरीदेंगे, जैसे बल्क में खरीदेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, उसके बाद उसमें वो फ्रेम लगाएंगे, 1000-2000 का फ्रेम लगाएंगे, और फिर जो उससे जितना भी पैसा होगा वो अपना निकालेंगे। मतलब एक पेंटिंग उन्होंने 500 रुपये में खरीदी सस्ते में, एक लोकल आर्टिस्ट को बेवकूफ़ बना के, उसमें उन्होंने कम से कम 1000-2000 का फ्रेम जोड़ा, 2500 की वो पेंटिंग पूरी बन के तैयार होगी, वो उसको 5-6 हज़ार में बेचेंगे। ओके, तो इस तरह से अमीर बनता जा रहा है इस आर्ट इंडस्ट्री में, और गरीब वहीं पर है। तो ये इस तरह से भी एक्सप्लॉइट किया जाता है आर्टिस्ट को बेसिकली। इंडिया में अगर हम मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें तो आर्ट इंडस्ट्री में सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? कॉपी हो जाना। मैं एक लाइन में आंसर दूंगा तो कॉपी हो जाना। मतलब इंडिया सिर्फ इसी चीज़ के लिए जाना जाता कि जुगाड़ से काम करते था। ओके, तो कोई भी आर्ट वर्क वो क्रिएट कर रहा है, कोई भी बंदा जो उसका खुद का दिमाग है और खुद का वो क्रिएशन डेवलप कर रहा है, लेकिन यदि वो सोशल मीडिया पे जा रहा है या कुछ कर रहा है तो वो पता नहीं कब कॉपी हो जाएगा और बिक जाएगा। ओके, तो जो आर्टिस्ट की जो रियल वैल्यू थी वो तो एनहेंस हो गई, खत्म हो जाती है। सो इंडिया में अगर कोई व्यक्ति आर्ट में पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, या फिर वो इस फील्ड में एंटर हो रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कितना इस फील्ड से कमा लेगा, और क्या वो उतना कमा लेगा जितना वो एक फॉर्मल पढ़ाई करके कमा सकता है? सर, फॉर्मल पढ़ाई करने जितना नहीं कमा सकता उतना इस आर्ट क्रिएटर में कमा सकता है, क्योंकि हमारे एक सीनियर हैं, वो फ्रीलांसिंग आर्ट वर्क करते हैं सारा का सारा, उनकी एक एक पेंटिंग कम से कम नहीं तो लाखों में जाती है। ओके, अभी कितने साल से कर रहे हैं वो समझ लीजिए जब मैं आया था तो वो मास्टर फर्स्ट ईयर में थे, तो 7-8 साल हुए होंगे उनको। मतलब ज्यादा लंबा समय नहीं है। और सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वो, उनकी क्लासेस चल रही हैं, एक क्लास में कम से कम 60 से 70 बच्चे आते हैं, और समझ लीजिए 2,500 उनकी फीस होती है। तो ये तो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री होगी कि आर्ट फॉर्म के साथ साथ आप बेसिकली उनके जो आर्ट वर्क्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल आउट हो रहा है। स्टार्टिंग में उनको भी दिक्कत हुई थी, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब वो हमसे शायद 1 साल या 2 साल ही सीनियर है, 4 साल सीनियर है। तो उसके बाद उनका हमने देखा है स्ट्रगल फेज भी हमने देखा है। तो स्टार्टिंग में वो लोकली अपना एग्जीबिशन करते थे, फिर धीमे धीमे करके उनको मुश्किल से 2-3 साल में वो कंसिस्टेंट रहे। उनका हाइपर रियलिस्टिक वर्क है बेसिकली। तो उसमें अब धीमे धीमे उनके पास इतना एक्सपोजर आ गया कि उनकी जो पेंटिंग्स है वो स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पे जा रही है, बर्लिन जैसी जगहों पे बिक रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने धीमे धीमे क्या कहते हैं अपने क्लासेस शुरू कर दी, जिस पे वो लोगों को सिखाने लगे हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छा तरीका है ग्रो करने का, और ज़रूरी नहीं है कि आप अचानक से ही ग्रो कर जाओ, टाइम तो हर उसमें लगेगा कि आपको 1-2 साल तो कंसिस्टेंसी इज़ द की बेसिकली। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप बेशक ग्रो करेंगे। सर, स्कैम इसमें भी स्कैम दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो आर्टिस्ट है उसने थोड़ा बहुत सीख लिया है, उसके पास पैसा अच्छा खासा है, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा कि आई एम आर्टिस्ट। ओके, और फिर वो अपने छोटे छोटे कोर्सेज बना देगा और उसको सेल आउट कर देगा। तो क्या हो रहा है कि जो बच्चा उसका कोर्स खरीद रहा है, ओके, उसने जो कोर्स खरीदने के बाद में उसने उसको कोर्सेज को पूरा एनालिसिस करा है और उसने पूरा तैयार कर लिया। उसके बाद में जो एक्चुअल जो टीचर था
वो उससे आके ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने ये कोर्स किया था, तुम्हें कोई फायदा हुआ कि नहीं मेरे इस कोर्स से। हाँ, उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका एक बार में कोर्स कम से कम 1-1 लाख 2-2 लाख लोग खरीद रहे हैं, और जो कि 2-2 3-3 हजार के कोर्सेस हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि इस बात को कि जो आर्टिस्ट, एक्चुअल आर्टिस्ट है, जो मैंने बता रहा हूँ कि भाई जो हमारे सीनियर है, एक्चुअल आर्टिस्ट है, काम करके दिखा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उन्होंने इतना लाइफ टाइम जर्नी दी है इस आर्टवर्क को, मतलब पूरे पैशन को। हाँ, तो उनका आर्टवर्क क्रिएट हो रहा है, बेच रहा है, तो ऐसे लोगों के पास में ज़्यादा जाओ कि भाई वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के पास मत जाओ कि जो थ्योरेटिकल दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे पास में आओ और सिर्फ सीखो, और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम आगे बढ़ पा रहे हो कि नहीं बढ़ पा रहे हो। हाँ, तो कोशिश करो कि हाँ प्रैक्टिकल वाले बंदे के पास ज़्यादा जाओ, क्योंकि तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने 0 to 1 तो वो पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो आपको एक लेवल पे जाके ये बता रहे कि मैंने इतना सीख लिया और आप भी इस लेवल तक पहुंच सकते हो, बट वो आगे उसे ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि आगे कैसे पहुंचना है, या फिर कोर्सेज भी इनकम्प्लीट है। उनको खुद ही नहीं पता कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। बस उनके पास में जेब में पैसा था, एडवर्टीजमेंट खूब दबा के किया हुआ है, हाँ आता है, और टीम उनकी बैठी हुई है, तो आराम से बेच रहे हैं। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब ठीक है, अगर सॉल्यूशन तो ऐसा पर्टिकुलर मैं नहीं बता पाऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं उस बंदे से जरूर बोलूंगा कि उसकी पहले देखो कि बंदे ने क्या किया हुआ है, वो इस लायक है कि नहीं कि उसका आर्टवर्क खरीदा जा सके, सॉरी आर्टवर्क नहीं, कोर्सेज खरीदा जा सके। तो जो एक्चुअल में दिखा रहा है कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, लाइव दिखा रहा है कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको सीखना है तो उस बंदे के पास ज़्यादा जाओ, और वो आपको सिखा पाएगा कि आर्टवर्क क्रिएट कैसे किया जाता है, या फिर कैसे अपने पैशंस को फॉलो किया जाता है। या आप कुछ अच्छे फाइन आर्ट्स जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी जा सकते हैं। हाँ, और सर मैं इंस्टीट्यूट की भी बात करूं तो मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हाँ, जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो मेरा एक फ्रेंड है जो गया हुआ है एक इंस्टीट्यूट में, अच्छा नामी इंस्टीट्यूट है, तो वो वहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद में 1-1.5 महीने बाद मेरी बात हुई उससे। ओके, तो मैंने कहा भाई तुम तो यार बड़े सही इंस्टीट्यूट में पहुँच गए हो, हैं तुम्हें तो बहुत सिखाया जाता होगा। तो बोलता है कि सिखाया जाता होगा, बोल रहा है कि मुझे उनको मेल लिखना पड़ता है कि सर आज प्लीज हमारी क्लासेस ले लीजिए। ओके, हाँ, बेसिकली वहाँ के टीचर ने ऐसा बोल दिया कि आप फ्री हो, जाओ कुछ भी सीखने, कुछ भी करो, यहाँ एक्सप्लोर करो, क्रिएटिविटी में ज्यादा क्रिएटिविटी ऐड कर दी, ज्यादा एक्स्ट्रा। ओके, कहूँगा कि भाई सर उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक वो बना रखा है कि आप यदि थ्योरेटिकल अच्छे हैं तो ये एग्जाम है, इसको क्रॉस करिए और टीचर बन जाइए। लोगों ने स्कोप इतना लिमिट कर दिया है आर्ट को लेके, जैसे हमें भी कई सारे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मतलब हमें ही नहीं बताया कि आप ये भी कर सकते हो। हमने बहुत कोशिश की पता करने की। जैसे कि आपने भी बताया कि आर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है। एक आपने बताया कि लाइक जो फिल्म इंडस्ट्री में आप गेमिंग में जा सकते हो, गेमिंग में जितने भी वो बनते हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं, बैकग्राउंड्स बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, वो कौन बनाता है? एक आर्टिस्ट ही बनाता है। सर प्लेन का जब हमारा हेलीकॉप्टर या प्लेन बने थे, तब हमारे एक आर्टिस्ट ने ही उसका स्केच बनाया हुआ था जो मिला था। बॉम्ब का एक स्केच बनाया था कि किस तरीके से एक बॉम्ब क्रिएट हो सकता है, तो उसका मिला था। सबसे बड़ा एग्जांपल राजा रवि वर्मा, वो एक गॉड और गॉडेसेस किस तरह से आजकल दिख रही हैं, वो उन्हीं के सारे चल रहे हैं कि वो उन्होंने ही बनाए थे। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं गॉड और गॉडेसेस को, इमेजिनेशन उनकी इतनी स्ट्रांग थी, जिस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उन्हीं का सब चल रहा है। इवन मैं देखूँ ना तो आर्ट ऐसा है ना कि वो हर एक इंडस्ट्री में घुसा हुआ। आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में चले जाओ तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो बटर पेपर होता है ना, या जो पैकिंग पेपर होता है, उसमें भी आर्ट है आपकी, लोगो आर्ट है। आप अगर वो ले ले क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग ले ले, और क्या कहते हैं जो एनाटॉमी बनती है, जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, एनाटॉमी होती है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्कल स्ट्रक्चर, बुक्स, जो बेसिकली जो प्रॉपर एनाटॉमी पढ़ते हैं, वो कि किस तरह से ह्यूमन फिगर होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती, कैसे बनी होती है, स्कल कैसा दिखता है, वो सारा ही तो आर्ट है, सब कुछ आर्ट है। सर खाना खाने से लेकर कपड़े पहनने तक, घूमने जाने तक, सब कुछ आर्ट है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लियोनार्डो डा विंची।
उन्होंने बायो में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की, एनाटॉमी में भी बहुत रिसर्च की है। उन्होंने क्या कहते हैं, एक तरह से इंजीनियरिंग में जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं प्लेन बनाया था उस टाइम में जब प्लेन का नामो निशान नहीं था, उन्होंने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक फ्लाइंग क्राफ्ट। ओके। हाँ, उनका काफ़ी फेमस, और उन्होंने ही एनाटॉमी बनाई थी एक ह्यूमन बीइंग की। सामने तो उसमें 6 हाथ बने हुए हैं और वो पैर बने हुए हैं सर्कल में। हाँ, सर्कल में वो ह्यूमन है। तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आर्ट हर जगह पे है, चाहे आप हिस्ट्री ले लो, चाहे आप फिगर ड्राइंग्स ले लो, चाहे एनाटॉमी ले लो, आर्ट हर जगह है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, फ्यूचर क्या है आर्ट इंडस्ट्री का, और इंडिया में आप आर्ट इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए? इंडिया में मैं बता दूं कि ओवरऑल जो आर्ट मार्केट है वो 1200 करोड़ की है। ओके। तो 1200 करोड़ की आर्ट मार्केट में आप यदि 0.5% अपना दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो आप कितना कमा सकते हैं, सोच लीजिए। ओके। तो एक छोटे से एरिया को भी अब आप टारगेट करते हैं ना, तो आपको कई सारे पोर्ट्रेट और एज अ गिफ्ट के तौर पे आप बस काम करिए और उसको सोशल मीडिया पर डालिए, आपके पास में डेफिनेटली कई सारे ऑर्डर आएंगे। ओके। ओनली स्केच, यदि आप स्केच में काम कर रहे हैं ना, स्केच में इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाइए कि लोगों को लगे कि भाई मैं इसको बोलूँगा 2 घंटे में और ये बना के दे देगा, और उसका अच्छा खासा चार्ज करिए। कभी किसी को फ्री में मत दीजिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि फ्री में देने वाली चीज़ कभी वैल्यूएबल नहीं होती। डेफिनेटली, एंड आर्ट की अपने आप में एक वैल्यू है। तो वैल्यू मत गिराओ, किसी को फ्री में मत दो, अपने आर्ट की वैल्यू तुम खुद ही बना सकते हो, और इस इंडस्ट्री की वैल्यू एक पर्सन नहीं बना सकता, सबको उस पर फोकस करना पड़ेगा, और फ्री में मत बांटो। तो जैसे बेसिकली सुमित ने कहा कि आप स्केचेस, तो अभी जिस हिसाब से हमारे एरिया में है, कुछ आर्टिस्ट हैं जो एक स्केच के ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर चार्ज करते हैं। साइजेस वेरी करते हैं, कलर्स वेरी करते हैं उस पर स्केचिंग बनाने के। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप आर्ट इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो। और जिस तरह से अगर आप अगल बगल में भी देखो, आपके कई जैसे आप अगर प्रॉपर कोई ऐसा एरिया फोकस कर लो जहाँ पे लोग पैशनेट हैं एक्चुअली में आर्ट को लेके, इंडिया में ही कई जगह पे बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, वो खर्च करने के लिए भी रेडी है। अगर आप उनके पास भी, इक्का दुक्का लोग के पास भी चले गए जो आपसे काम ले रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आप आराम से लाइफ टाइम के लिए कमा सकते हो। बहुत बार होता है, हम लोग कई बार क्या होता है कि गिफ्टिंग के लिए ही, हाँ, जैसे सुमित ने बताया, गिफ्टिंग के लिए हमें नहीं समझ में आता यार हम क्या दें, किसको कैसे प्रोवाइड करें, कुछ नया गिफ्ट, कुछ यूनिक गिफ्ट। तो आज की डेट में आर्ट अपने आप में एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट निकल के आ रहा है। लोग क्या होते हैं, लाइव आर्ट बना के पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स आजकल लोग ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि सबको पता है कि हाँ ये चीज खरीद लो, बनी बनाई है, डेकोर ये ऐसे पैक करवा के दे। लेकिन आजकल पर्सनलाइज्ड गिफ्ट भी बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग अपने चाहने वालों को क्या कहते हैं, उनके पोर्ट्रेट्स बनवा के दे रहे हैं। जैसे कि शादी में मैं बात करूं तो पहले सिर्फ शादी को शादी की तरह इवेंट कर रहे थे अभी, हाँ, लेकिन अब तो लाइव पेंटिंग होती है कि भाई आप वरमाला पहना रहे हैं, सामने आर्टिस्ट खड़ा हुआ है, लाइव बना रहा है। हाँ, तो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सब चीजों से। वो भी नहीं, कुछ तो नहीं, क्या कर रहे हैं, एक वो रख दे रहे हैं, फ्रेम रख दे रहे हैं, बेसिकली कैनवस रख रहे हैं, आर्टिस्ट उस पर कुछ टेपिंग वेपिंग कर देता है, कपल्स की फिगर टेप कर देता है, और उस पर बस वो आप आके गेस्ट होते हैं, वो पेंट कर देते हैं। उससे काफी भी कर रहे हैं, कलर रख दिया है तो थंब लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद में सारी टेपिंग हटाते हैं तो एक नया क्रिएट। एक और तरीका है, अगर आप मतलब इजी वे है पैसा कमाने का, शिप एंड पेंट करके। आप उसमें कुछ नहीं करना, आप आर्टिस्ट हो, आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, उनसे कोलैबोरेट करना है, वहाँ पे आप बोलो कि आपके यहाँ जो भी आएंगे कस्टमर, उसको हम क्या कहते हैं, एक ना फन एंटरटेनिंग एक एलिमेंट, हाँ, एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिसमें उनको हम छोटे छोटे कैनवस देंगे, उस पे वो पेंटिंग हम सिखाएंगे, वो हल्के मतलब बनाएंगे, तो मतलब लाइक पेंटिंग कैफे टाइप, आर्ट कैफे टाइप। हाँ, आर्ट कैफे टाइप, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स। इसमें एक और चीज इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि अभी दिवाली आ रहा, ओके, दिवाली पर पहले लोग क्या कर रहे थे, बीच में जो बीच का समय था, चाइना से इंपोर्ट हो रहा था माल, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आई तो चाइना को वैसे पछाड़ दिया इन सब चीज़ों में। तो हम जो देसी चीज़ें होती हैं वो उसका यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो
अब भाई आप दिए बनाओ, दिए पे क्रिएटिविटी करो, बेचो उन्हें अच्छे खासे पैसों में, बिक रहा है। आप Amazon पे देख हैम्पर लीजिए, बना लीजिए, आप हैंडमेड हैम्पर बना सकते हो, हैंडमेड चीज़ों के, वो ही इतना ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। हाँ बंदर वाले टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, कोई कई सारे लोग क्रिएट करते हैं अलग अलग, तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में अगर आप आर्टिस्ट हो तो क्या कहते हैं, एक ऑनलाइन शायद मैंने देखा था, उसमें क्या कहते हैं वो शायद आर्मी मैन की कोई वाइफ है, वो बनाती है बेसिकली साड़ियों पे पेंटिंग्स, ओके, वो बनाती है फ्लावर्स। वो एक बहुत अच्छा मीडियम है, आप साड़ियों पे कलर्स करिए, आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। आजकल बहुत चल रहा है। हाँ बेसिकली फैब्रिक्स पे पेंट लोग क्या होते हैं कि कुछ यूनिक चाहते हैं। हाँ, ठीक है, एंड आर्ट हमेशा यूनिक होता है एक पर्सन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ यूनिक चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को लेके, फॉर दैट सेक आप उसमें अगर आर्ट ऐड कर देंगे तो वो यूनिक अपने आप में हो जाता है। हाँ, आप अपने आर्ट वर्क पे तो ध्यान दीजिए, आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिए कि आप आर्ट वर्क तो क्रिएट कर रहे हैं, उस आर्ट वर्क को बेचना भी सीखिए, और बेचेंगे तो ज़्यादा आप इनकम सोर्स कर पाएंगे। डेफिनेटली। चलो, थैंक यू सुमित, थैंक यू मनीषा फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होप कि आपका आर्टोजोन जो सस्टेनेबिलिटी है, लाइक जो अपने फोक आर्टिस्ट हैं उनको आगे काफी कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि वो लोग भी ग्रो हो सके। थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू सर।